प्रिय मित्रों, मैं आज आपके बीच में कुछ और कहने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैंने शायद पहले भी ये बात का जिक्र किया था, लेकिन शायद मैं अपनी बात ठीक तरीके से आप तक पहुंचा नहीं पाया। क्षमा प्रार्थी हूं, मेरी बात आप तक ठीक पहुंची नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे पास इस देश में, भारत में जो स्थिति है, किस नेता की वजह से है, किस पार्टी ने कितना किया, किस दल ने क्या किया, मैं उसकी चर्चा से अलग कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। अब जो भी हमारी भारतीय स्थिति है, उसके लिए क्या कुछ सोचा जा सकता है? हम लोगों में से जितने भी लोग हैं, हर कोई व्यक्ति, अधिकांश अपने अपने स्तर पर, अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष स्तर पर पहुंचे हैं, हाईएस्ट टॉप पर आप लोग पहुंचे हैं। क्या हम लोग कुछ ऐसी बात कर सकते हैं जिससे जो भी अभी भारत की स्थिति है, जो भी जिस भी दल की वजह से है, क्या उसमें कुछ थोड़ी भी बेटरमेंट हम ला सकते हैं? थोड़ी भी, बहुत अधिक हमारे बस में नहीं है, मान लिया मैंने आपकी बात। वैसे मैं इस बात को नहीं मानता कि हमारे बस में क्या नहीं है, हमारे बस में बहुत कुछ है। व्यक्ति करना चाहे तो बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन क्या हम कुछ सकारात्मक सोच सकते हैं? कभी बातें आती हैं कि इस देश में ऐसा हो रहा है, फलां देश में ऐसा हो रहा है। देखिए, मेरी दो मान्यताएं बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात, किसी भी देश का हम मॉडल देखकर उससे सीख तो सकते हैं, परंतु उस देश के मॉडल को यहां नहीं चला सकते, आदत में नहीं है हमारी। देखिए, एक होती है हमारी वृत्ति, वो नहीं बदलने वाली इतनी आसानी से, वो पीढ़ियां लग जाती है वृत्ति को बदलने में। तो वो आप एक दिन में चाहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन क्या हम किसी चीज पर, कुछ टेक्निकल चीजों से, कुछ इतना डिजिटाइजेशन हो रहा है, कुछ इस प्रकार के प्रयोगों से क्या कुछ बेहतर बात लगा सकते हैं? जैसे आपको उदाहरण के लिए एक बात करता हूं, पूरे भारत में किसी भी हाईवे के ऊपर 120 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, कार की अनुमति नहीं है। 140 किलोमीटर मैक्सिमम होगा, कहीं पर 120 मुझे मालूम है, 140 तक होगा। चलिए, तो मेरे देश में गाड़ी 220 किलोमीटर पर आवर की क्यों बनाई जा रही है? Why can't you govern that to 160, 140 मैक्सिमम? बहुत आसान काम है, आपको गवर्नर लगाना है छोटा सा, और आपके पास वो चीज फ्री होगी। रेसिंग कार्स के लिए आप अलाउ कीजिए जितनी मर्जी तेज में चलाना हो। तो एक छोटी सी टेक्निकल चीज से हम कितना कुछ बदल सकते हैं। फिर आए दिन रोज सड़क पर हादसे हो रहे हैं, बीएमडब्ल्यू उसको कुचल डाला, ये कुचल डाला, बहुत कुछ हो रहा है। तो मैं ऐसे ही, मेरी बात मानने का, मेरा कहने का अर्थ कुछ और है। वो ये कहना चाहता हूं, क्या हम जो भारत में आज स्थितियां हैं, क्या उसमें कुछ बदलने में हम उपयोग कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? और शायद आप लोग अलग अलग क्षेत्र के हैं, लेकिन हम लोग कुछ क्षेत्रों को चुन करके उसमें काम कर सकते हैं। शायद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हो, कोई किसी चीज का एक्सपर्ट हो, कोई इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट हो। मेरे को तो इंजीनियरिंग भी भाई साहब बिल्कुल नहीं आती है, और ना मुझे कॉन्स्टिट्यूशन आता है। मैं तो इस समय क्योंकि किसान बना हुआ हूं, यहां पर खेती करता हूं, इसलिए किसानी को देखता हूं। तो मैंने अपने जीवन में 3 चीजों पर विशेष काम किया हुआ है, जिनके बारे में मैं आगे कम से कम ग्राउंड लेवल रियलिटी बता सकता हूं। बाकी जो सरकारें बोलती हैं वो अपनी बात है। इसमें एक पहली चीज है किसानी की। मैं आजकल बैठा हूं खेत में, किसान में, और मैं यहां पर सामान उगा रहा हूं। मतलब मैं नहीं उगा रहा हूं, और लोग उगाते हैं। जिस दिन हमारे पास आलू बुखारा, जिसे आप प्लम कहते हैं, जो दिल्ली में 80 से 100 रुपए किलो आप खरीदते हैं, हम लोग 2 रुपए किलो जिस दिन प्लम बेच देते हैं, 2 रुपए किलो, याद रखना, उस दिन हम समझते हैं हमने बहुत महंगा प्लम बेच दिया। जिस दिन हम 16 से 18 रुपए किलो, 20 रुपए किलो सेब बेच देते हैं, उस दिन हमारा सेब बहुत महंगा बिक जाता है। और यही स्थिति, कमोबेश यही स्थिति कश्मीर की भी है। 20 रुपए किलो कश्मीर से सेब चलता है। भारत में ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होकर सेब 125 रुपए किलो बिकता है। क्या इस पर कुछ आगे, मतलब हम सोच नहीं सकते इस विषय में? एक और बात जिसके बारे में पॉलिसी की जरूरत है। चलो, ये तो रही बात आड़तियों की, बीच मंडियों की आप बात कर सकते हैं, फार्मर बिल की बात कर सकते हैं। एक और बात पॉलिसी की बात करता हूं। हमारे देश में 225 लाख टन, क्योंकि मैंने इस पर काम किया इसलिए आपसे बता रहा हूं, 225 लाख टन पल्सेज हमारी जरूरत है, खपत है, रिक्वायरमेंट है 140 करोड़ की। जो भी मान लीजिए अब जनसंख्या आपने बढ़ा ली है, तो अब खिलाएंगे पिलाएंगे या सिर्फ हम मारेंगे उसको? तो खिलाना तो है। तो 140 करोड़ की जनसंख्या के लिए हमारे पास 225 लाख टन हमें पल्सेस चाहिए। हमारे पूरे देश में पिछले
कम से कम 15-20 वर्षों के आंकड़े मेरे पास हैं। हम 150, 147, 150, 147, 152 लाख टन के बारे में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब पैदा कर पाते हैं। और 60 से 80 लाख टन, 60 to 80 लाख टन, रफली 1/3 ऑफ आवर कंजम्पशन वी आर इंपोर्टिंग। इस देश में किसान उगाने को तैयार है, किसान उगाने को तैयार है, दाल उसको ज्यादा बेहतर लगता है, दाल को उगाने को तैयार है, लेकिन नहीं उगा पाता क्योंकि उसकी कुछ प्रोसेस को आप समझे, न उसको पानी की जरूरत है, न दाल को बहुत ज्यादा वातावरण पर निर्भर होना पड़ता है, फिर भी दाल उगाने वाले को परेशानी है। और सरकार हमारे किसानों का, एमएसपी की बात से आपको याद करा दूं, हमारे पास एमएसपी दाल की जो है मैक्सिमम प्राइस जो है, रिटेल प्राइस जो अब सरकार ने मानी हुई है, वो 40, 50, 55, 60 रुपए, 55 से रुपए के आसपास आज होगी। इस वक्त का मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन होगी। लेकिन किसान हमारा 30 से 38 रुपए किलो उसको बेचकर अपने घर आ जाता है। और वही दाल जिस समय आपके देश में कमी पड़ती है, तो अब 80 से 85 रुपए किलो, 80 to 85 रुपीज अ केजी यू आर इंपोर्टिंग फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। वाई सो? क्या आप दाल नहीं उगा सकते हैं? आप कम से कम दाल वाले किसान की बात तो समझे, उसकी परेशानी क्या है, वो उगाने को तैयार बैठा है। एमएसपी और मंडी और फार्मर बिल की बात तो आप करिए बाद में, एक बेसिक बात है। इसी तरह मैं दूसरी बात करता हूं, मैंने दूसरा काम बहुत सा किया शिक्षा के ऊपर। अभी पिछले साल सरकार में ये जावड़ेकर जब मिनिस्टर थे, उन्होंने एक वेबसाइट खोली, इसमें आपको सुझाव डालने थे, तो मैंने बहुत लोगों से सुझाव डलवाया और मुझे खुशी है उन सुझावों के। मैं नहीं कहता मेरे बस की है, उन सुझावों के बल पर कम से कम ये हो गया, हम लोग 10th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स के 2 पार्ट करने को तैयार हो गए। हमने कहा मैथ जिंदगी का एक एटर्नल हिस्सा, आप उसको नहीं छोड़ सकते मैथ्स को किसी हालत में। कम से कम मैथ्स के 2 हिस्से हो गए, हम कोशिश करेंगे आगे 11th 12th में भी इसके 2 हिस्से हो जाए, ताकि बच्चा एक न्यूनतम मैथमेटिक्स जरूर पढ़े। इसी प्रकार देश में नीट के लिए 12 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें 1 लाख सीटें होती हैं। क्या 12 लाख बच्चों को बिठाने की जरूरत है? क्या हम पहले नहीं छांट सकते? उसमें 3 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो साल दर साल ड्रॉप करते हैं। 3 लाख बच्चे ऐसे, 3 साढ़े 3 लाख बच्चे, 4 लाख बच्चा। अब 4 लाख बच्चा ड्रॉप करता है और हर बच्चे पर उसका माँ बाप 2 लाख रुपए खर्च करता है। अब लगा लीजिए 80,000 करोड़ रुपए की सिर्फ ड्रॉपर से पैसा इस कोचिंग इंडस्ट्री में आता है। ये कोचिंग इंडस्ट्री कम से कम 1.5-2 लाख करोड़ रुपए की आज इंडस्ट्री बन चुकी है। ये गवर्नमेंट को गवर्न करती है। क्या आप इसमें कुछ नहीं कर सकते? पढ़े लिखे लोग हैं यार, इस बारे में आज जब हर चीज डिजिटाइजेशन भी हो रही है, एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर जेई का एग्जाम सेंटर आप जगह जगह खोल सकते हो, जेई को ऑनलाइन कर सकते हो, तो नीट को क्यों नहीं ऑनलाइन कर सकते? नहीं करते हैं। सवाल सोचिए, क्योंकि नीट के लिए प्रॉब्लम डिफरेंट पैदा करके कोचिंग इंडस्ट्री को कमाना है। आप जरा समझिए इस बात को। क्या पढ़े लिखे लोग इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकते हैं? हम लोग, और जिन्होंने इंजीनियर नहीं बनना या डॉक्टर नहीं बनना, उनके लिए पहले ही कोई दूसरी लाइन नहीं छांट सकते? क्यों हर एक को हमने कोचिंग इंडस्ट्री में डाल करके, कोचिंग अंदर काम करा के, उसके माँ बाप का पैसा बर्बाद करके। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे 80,000 करोड़ रुपया जो माँ बाप ड्रॉपर्स का पैसा बर्बाद करते हैं कोचिंग में, मुझे उसका दर्द नहीं है। मुझे दर्द है तो यार मेरे देश का 365 × 2 700 दिन एक जवान बच्चे का जिंदगी का दिन आप बर्बाद कर रहे हैं। 700 बैन डेज पर यूथ डेज, रादर 700 यूथ डेज आर बीइंग स्पॉइल्ड। यार मैं उसकी चिंता कर रहा हूं, उसको पहले कहीं लगा देते, कहीं कुछ बेचारा कर लेता। 700 यूथ डे पर यूथ यू आर स्पेंडिंग। यार कितने बच्चों का बर्बाद आप करोगे? इसी तरह तीसरी एक मुद्दा है जिसमें सरकार की हम बात करते हैं, सड़कें सरकार नहीं बनाती है, हॉस्पिटल नहीं बनाती है, कोविड का ये नहीं बनाती है, वो नहीं बनाती है। आपको एक बात बता दूं मैं, सरकार बनाए कहां से? सरकार के पास पैसा ही नहीं है। सरकार का 22 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें 6.5 लाख करोड़ रुपया सरकार हर साल नया कर्जा लेती है, और 6.25 लाख करोड़ रुपया, ध्यान दीजिए 6.25 लाख करोड़ रुपया ये बजट में है, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट देने में लगा देती है। माने 6.5 लाख करोड़ रुपया आप नया कर्जा लेते हैं और 6.25 लाख करोड़ रुपया आप कर्जे का ब्याज भुगतते हैं। माइंड यू, नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट बट द इंटरेस्ट। 75,000 करोड़ रुपए के ऊपर काम करें, और ये एक दिन की कथा नहीं है, पिछले 10 वर्षों की कथा है, 20 वर्षों की कथा है, यही चल रही है। कोई सरकार आए कोई जाए, सरकार के पास पैसा नहीं है। आप बात करते हैं 10 लाख नौकरियां सरकार नौकरियां नहीं देती है, रोजगार नहीं देती है। आपको लगता है सरकार के पास रोजगार नहीं है? सरकार कितना प्राइवेटाइज करती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आज आरटीआई की जानकारी के मुताबिक सरकार के पास 10 लाख जॉब्स अवेलेबल है, 10 लाख जॉब्स, लेकिन उस 10 लाख जॉब को देने के लिए पैसा नहीं है।
तो सरकार के पास फाइनेंशियल क्राइसिस है। अब सरकार को पैसा देना किसने है? सरकार को पैसा देना मैंने, आपके टैक्स के थ्रू पैसा देना है। आपकी सरकार टैक्स बढ़ा देगी? हाँ जी, बढ़ा सकती है। आपको मालूम होता है जिस समय फरवरी के महीने में 1 फरवरी को आपके पास बजट आता है तो दुनिया सब बजट में एक ही बात देखती है, हमारी सरकार कहां क्या क्या खर्च कर रही है। और एक्सपेंडिचर बजट दिखाया जाता है, रेवेन्यू बजट की बात नहीं कोई करता। रेवेन्यू कहां से आने वाला है? रेवेन्यू की बात नहीं होती उसमें। क्यों नहीं होती सर? रेवेन्यू कहां से लाएंगे? एक्सपेंडिचर बजट की बात होती है। और जितना पढ़ा लिखा तबका है, मुझे दुख है, मेरे पास बड़े बड़े पढ़े लिखे सरकारी लोग भी, बड़े बड़े जानकार, उनका मात्र इस पे है कि मेरी इनकम टैक्स में कितना रिबेट मिल गया। अरे यार, तेरी इनकम टैक्स के तू 1000, 2000, 5000 बचा लेगा, तू 10 लाख कमा रहा है यार, सरकार को दे दे 5000 रुपए, 10,000 रुपए दे दे यार, तेरी बजट में क्या जा रहा है? आप सोचो उन लोगों के बारे में जो सरकार की स्कीम से नहीं चल पाती है। तो सरकार के पास पैसा नहीं है। हालांकि ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन सिस्टम पर मैंने बहुत काम किया, लगभग 19 साल मैंने काम किया। इतना काम किया हमने उस प्रोसेस के ऊपर कि न्यूयॉर्क की फोर्ड हैब यूनिवर्सिटी आज हमारी थ्योरी को पढ़ाती है एज एन हिंदू इकोनॉमिक्स। न्यूयॉर्क की फोर्ड हैब यूनिवर्सिटी ने उसको एक्सेप्ट किया है। बीबीसी के लोगों ने हमारा इंटरव्यू लिया यार, वो एक्सेप्ट करते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन को हमने दिखाया, इकोनॉमिक्स से हमने बात करी है, बहुत कुछ मतलब हमने इस विषय में काम किया है। तो मैं आप लोगों से मेरी इल्तजा है, मेरी रिक्वेस्ट है यार, ये 3 मुद्दों पर तो मैं काम करता हूं। आपके पास कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर आप कुछ करना चाहते हो, मैं आपके साथ हूं। क्योंकि इस उम्र में आकर के मेरे लिए लगता है कि मुझको जो सोसाइटी ने दिया है, मुझे देने का कुछ फर्ज है उसको। अगर मैं किसी भी रूप में सोसाइटी में दंड भी दे सकूं तो बड़ी खुशी की बात है। आई एम वेरी हैप्पी ऑन दैट। मेरे से आप मेरा रूम ले लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, मेरी कैपेबिलिटी में जो आपको लेना ले लीजिए। हालांकि जो मेरे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं मुझे जानते हो कि मेरी ऐसी थ्योरी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन हाँ, वक्त बदल गया, 60 की उम्र होगी, अब क्या करना, ये तो खैर वक्त के साथ चेंज आता है हर व्यक्ति के अंदर। तो मैं आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है कि हम क्या कोई ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं, क्या कोई ऐसी सोच सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक चौथा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही बड़ा है। अब वो प्लेटफॉर्म कब मटेरियलाइज होगा ये मैं नहीं जानता। उसके लिए मुझे कम से कम ऐसे लोगों की जरूरत है जो इंडिया में यूनिवर्सिटीज में है। हमने यूनिवर्सिटी के लोगों को सेंसिटाइज करके क्या प्रोजेक्ट्स वहां पर लग सकते हैं, किसकी, तो उसके लिए मेरा एक बहुत बड़ा ही लेवल का प्रोजेक्ट है जिसमें हमने सोचा था कि ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटीज को इन्वॉल्व करेंगे। तो वो एक मतलब उसमें मैंने कुछ नहीं करना, जो प्लानिंग है, जो एग्जीक्यूशन है, वो सारा यूथ का निकलेगा। हमारी बात सिर्फ इतनी थी कि हम यूथ की बात को लेकर के प्लानिंग कमीशन तक लेके जाएंगे। इतने में मेरा रोल था। मतलब जहां पर भी मैंने आपकी बातचीत में आज अपना शब्द मेरा इस्तेमाल किया, मतलब मेरी टीम, मेरी भी क्या, मैं उस टीम का एक हिस्सा हूं। कोई इसका सीईओ नहीं है, कोई कुछ नहीं, हम लोग सब स्वार्थ रहित होकर काम करते हैं। 5000 से ज्यादा लोग हम लोग काम करते हैं अलग अलग चीजों में। तो इस चीज पर ये 3-4 मुद्दे मैंने आपसे कहे। अगर कोई मुद्दा आपको लगता है अपील, जिसमें आप लगता है कुछ कर सकते हो, तो कृपया मेरा साथ दें। अगर आपको किसी भी मुद्दे में लगता है कोई बात करनी है, मैं आपको फुल फ्लेज पूरी डिटेल दूंगा कि मेरे माइंड में क्या क्या चीजें चल रही हैं। मैं नहीं कहता मेरी चीजें ठीक होंगी, मैं नहीं कहता मेरी चीजें गलत होंगी, लेकिन कम से कम आपसे मैं इस बात की उम्मीद जरूर करता हूं, मेरी इंटेंशन गलत नहीं है। आपकी इंटेंशन, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी चीजें जुड़ जाएंगी तो शायद हम देश को किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचा पाएंगे। यार 60 की उम्र होगी, कितने साल जीना मैंने, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जाते आते भी अगर मैं कंट्री के लिए कुछ कर जाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने यही बात आपसे कहनी थी। अगर किसी मुद्दे पर आप बात करते हैं, मैंने आपको अपने 4 प्रोजेक्ट बताए हैं, इन 4 प्रोजेक्ट में मैंने कुछ अध्ययन किया, कुछ काम किया, कुछ कर पाऊं मैं इस देश के लिए, मुझे बहुत खुशी होगी। अपने लिहाज पे मैं चल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है आप लोग सब मेरे एक बाजू बन सकते हैं। आपकी कुछ और सोच हो सकती है जिससे मैं कुछ बेहतर तरीके पे पहुंच सकता हूं, बजाय इसके कहने के कि ये सरकार अच्छी है कि वो सरकार अच्छी है। इसको छोड़िए, मेरे कहने से सरकार अच्छी है बुरी नहीं बन जाएगी, बुरी सरकार अच्छी नहीं बन जाएगी। तो हम कोई क्यों ना कोई ऐसा काम करें जिसका कुछ असर पड़े, कुछ सकारात्मक भूमिका हम निभाएं। यही आपसे मेरी प्रार्थना थी। धन्यवाद। किसी को आहत करना मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। धन्यवाद एक बार फिर से। कुछ आप मुझे मौका दें, आप लोग मेरे साथ मिले, कुछ हम कर सके देश के लिए, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।